गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है ना, जब आपका टाइम खराब आता है तो कोई भी साथ नहीं देता, ये सच्चाई है। ठीक है, साथ आपको लड़ना भी खुद ही है और संभलना भी खुद ही है। कहते हैं ना कि अपना दुख अगर किसी के सामने रोओगे, किसी को बताओगे, तो वो आपको, एक कहावत है कि हंसकर रोकर पूछ लेगा और हंसकर उड़ा देगा। यानी तब तो आपके साथ सहानुभूति दिखा देगा आपके दुख को देखकर, लेकिन कुछ बाहर जाकर, इधर उधर अपने दोस्तों के पास जाकर आपकी मजाक बनाएगा। तो ये दुनिया ऐसी है ना कि कभी भी आपका साथ नहीं देगी, कभी भी आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि डीमोटिवेट करेगी। आप इतनी सी कुछ कमी करो, 1000 सलाह देने वाले मिल जाएंगे आपको, जो आपको कभी नहीं पूछते ना, कभी उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, वो भी आपको फ़ोन करके स्पेशल बोलेंगे कि तूने ये क्या कर दिया। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो, या कुछ बनना चाहते हो, या किसी काम में लगे हुए हो, तो वो पूछने नहीं आएंगे, सपोर्ट करने नहीं आएंगे। लेकिन जब आप इतनी सी गलती करोगे तो तुरंत आके खड़े हो जाएंगे कि तूने ये क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये दुनिया हमेशा आपको डीमोटिवेट करती है, पीछे खींचती है। इन्हें कहते हैं ना, एक कहावत है गाँव में कि लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। बिल्कुल सही बात है। लोगों को ये टेंशन है कि वो दूसरा सुखी क्यों है, उसकी ज़िंदगी में दुख क्यों नहीं आ रहे, वो परेशान क्यों नहीं हो रहा। तो ये दुनिया आपको हमेशा पीछे खींचेगी। तो आपको खुद ही आगे बढ़ना है, खुद ही लड़ना है और खुद ही संभलना है। तो कभी भी किसी के सामने अपनी परेशानियों का रोना मत रो। आप करते जाओ, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। सामने देखो, दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं देखना। कोई आपको खाने को देने नहीं आता, आप खुद ही मेहनत करते हो, खुद ही कमाते हो, खुद ही अपने परिवार का काम चलाते हो, तो कोई आपकी मदद करने नहीं आता। लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये लक्ष्य जो मैंने बना रखा है उस मंजिल पर पहुँचना है। दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अस्थि तंत्र चला हुआ है। अस्थि तंत्र में हमने पिछली बार क्या पढ़ी थी? चेहरे की अस्थियाँ पढ़ी थी, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी। उससे पहले हमने कपाल की अस्थियाँ पढ़ी थी। कपाल की अस्थियों की जो ट्रिक थी वो थी OTP SEF, OTP सेफ। और जो चेहरे की अस्थियाँ थी उसकी ट्रिक थी कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। इसी में उन सारे जो चेहरे की अस्थियां हैं उनके नाम आ जाते हैं। मैक्सिलरी, वी से वोमर, वाली, मुझे से मैंडिबल से, वो पहले वाली थी मैंडिबल, वी से वोमर, मुझे मैक्सिलरी, पाकिस्तान नहीं पैलेंटाइन, नहीं से नेजल, इंडिया यानी इंफीरियर कोचा, ले से लैक्राइमल और जाएगी से जाइगोमेटिक। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी चेहरे की अस्थियाँ। आज हम आगे का पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अब PDF के माध्यम से, जो हमारी हाथ से बनी हुई PDF है। आप लोग उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से। एक बार शुरुआत से ही कंप्लीट करते हैं कि ये अस्थि संस्थान होता क्या है। एक बार हमारा हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा और इसे कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। तो मानव कंकाल की रचना और गठन विशिष्ट प्रकार का होता है। यानी मानव शरीर का जो आधार होता है वो क्या होती है? अस्थियाँ होती है, बोन्स होती है, जिससे शरीर को आकार प्रदान होता है। दिखाई दे रहा होगा ना आपको? ठीक है, चलिए। कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचों को अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र कहते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, जो हार्ड टिश्यू होते हैं, उनसे निर्मित, उनसे बनी हुई जो अस्थियां होती है, उन ढांचा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? अस्थि तंत्र या कंकाल बोलते हैं। इस तंत्र की सहायता से मनुष्य को एक सही आकार मिलता है और शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे।
इसके बाद है कि मानव शरीर में विभिन्न आकार तथा आकृतियों की कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है, जो हमारी मांसपेशियों से, हमारी मसल से ढकी हुई रहती है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। आपको नोट डाउन करने का टाइम भी दिया जाएगा, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। शरीर की विभिन्न अस्थियां परस्पर मजबूत दृढ़ ऊतकों से बंधी होती है, यानी जो शरीर की अस्थियां होती है वो क्या होती है? जो हमारे दृढ़ ऊतक होते हैं, मजबूत ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनसे बंधी रहती है। इन अस्थियों के सिरे पर कार्टिलेज की एक परत चढ़ी रहती है, यानी उपास्थि की एक परत चढ़ी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य कौन करते हैं? यानी हमारी जो अस्थियां है वो जहां पर है, जैसे हाथ की ये अस्थियां है, ये यहाँ पर स्थिर है तो इन्हें यहीं पर रहेगी। अब यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाए ऐसा तो नहीं होता ना, तो यहाँ की अस्थियां यहीं पर है, तो इन्हें स्थिर रखने का काम कौन करता है? लिगामेंट करते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। जो क्या करते हैं? बोन टू बोन, यानी हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। और जो टेंडन्स होते हैं, कंडराए बोलते हैं उन्हें हिंदी में, वो क्या करते हैं? बोन टू मसल, यानी बोन को, हड्डी को मसल से, मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अस्थियों को स्थिर रखने का कार्य कौन करते हैं? लिगामेंट्स करते हैं, जो जॉइंट्स पर अस्थियों को बांधने का कार्य करते हैं। जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट उन्हें बांधने का काम करते हैं। अस्थियों के सहारे शरीर को आकार देने का कार्य कौन करती है? मांसपेशियां करती है, हमारी मसल करती है, जो अस्थियों को ऊपर से ढके रहती है। जो हमारी अस्थियां है, जो हमारी बोन्स है, उन्हें ऊपर से ढके रहती है कौन? हमारी मांसपेशियां। हमारे शरीर को आकार देने का काम कौन करती है? मांसपेशियां करती है, हमारी मसल्स करती है। बचपन में अस्थियों की संख्या अधिक होती है, परंतु बड़े होने पर, ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि बचपन में अस्थियों की संख्या लगभग 300 के बराबर होती है। जब बच्चा बड़ा होता जाता है, वयस्क होता जाता है, तो वो अस्थियां आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है और उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। इसके बाद आ जाती है अस्थियों में कठोरता। किसकी वजह से होती है अस्थियों में कठोरता? कैल्शियम फास्फेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम फास्फेट के कारण, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, लवणों से आती है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। दिखाई दे रहा होगा ना आपको अच्छे से? थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे अब आ जाते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़े थे अस्थि संस्थान के कार्य। हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार बस रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। ये एक ढांचे का कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य क्या होता है? एक ढांचे का, एक फ्रेम का कार्य करते हैं। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। हमारा अस्थि संस्थान क्या करता है? शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। पेशियों को जुड़ने का स्थान देता है, श्वसन में सहयोग करता है और लाल एवं सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। कौन? अस्थि तंत्र, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि अस्थियां कितनी प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था अस्थियां 5 प्रकार की होती है। दीर्घ अस्थि ऐसी अस्थियां जो चौड़ाई की तुलना में अधिक लंबी होती है। इस प्रकार की अस्थियां कहाँ पे पाई जाती है? भुजाओं में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि हमारी फीमर जांघ की होती है और टिबिया फिब्यूला टांग की होती है। ये तंतुमय ऊतक के मजबूत आवरण से ढकी रहती है, जिसे अस्थि आवरण कहते हैं। इसके बाद दूसरी आती है शॉर्ट बोन, यानी छोटी अस्थियां। ये कैसी होती है? जैसा कि नाम से ही इसके दिख रहा है, ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में बराबर होती है, लेकिन इनकी आकृति असमान यानी इर्रेगुलर होती है, असमान होती है, आकार इनका समान नहीं होता। ये अस्थियां सीमित गति की आवश्यकता में ही पाई जाती है। हथेली की उंगलियों तथा टखनों में पाई जाती है। इन्हें गुल्फ का अस्थियां यानी टर्सल बोन्स भी कहते हैं। छोटी अस्थियां केवल कलाइयों में पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मणिबंधीय अस्थियां या कार्पल्स बोन बोलते हैं। टखनों की अस्थियों को टार्सल बोन और हथेली की अस्थियों को कार्पल बोन, ठीक है। इसके बाद आती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कहाँ पे होती है? ये बोन चपटी और कुछ मुड़ी हुई होती है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है फ्लैट, ठीक है, चपटी होती है। और ये सघन ऊतक के बीच में स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें लाल अस्थि मज्जा होता है। ये बोन्स वहां पर पाई जाती है जहां पर बोन्स को आंतरिक अंगों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जहां पर हमारी हड्डियों की आंतरिक रक्षा करने की आवश्यकता होती है, ये हड्डियां वहां पर पाई जाती है। कहां पर? ये अस्थियां पसलियों, स्कंद, वक्ष, कपाल और सिर में पाई जाती है। हमारी पसलियों में, हमारे कपाल में, हमारे वक्ष में और हमारे सिर में पाई जाती है। इसके बाद आती है असमाकृति अस्थियां यानी इर्रेगुलर बोन्स। इन बोन्स का कोई आकार नहीं होता, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है असमाकृति यानी असमान आकार की अस्थियां, ठीक है।
इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता अथवा ये असमान आकार की होती है। ये अस्थियां कहाँ पे होती पाई जाती है? हमारी कशेरुकों में, चेहरे की कुछ अस्थियों में, कूल्हे की कुछ अस्थियों में पाई जाती है। कहाँ कर पाई जाती है? चेहरे की कुछ अस्थियों में पाई जाती है, कूल्हे की कुछ अस्थियों में पाई जाती है। इसके बाद आती है सिस्मेमोइड बोन्स यानी कंडरा अस्थियां। कंडरा अस्थियां कैसी होती है? इन्हें तिलाकार अस्थियां भी कहते हैं। इनका आकार कैसा होता है? तिल के आकार जैसा होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये क्लासेज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये है कि पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तिलाकार अस्थियां, इन्हें तिलाकार अस्थियां भी कहते हैं, जो कहाँ पर किसी जॉइंट्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? घुटने की ऊपरी अस्थि पटेला में और कलाई की अस्थि पिसिफॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद आता है रचना के आधार पर अस्थियों के नाम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कठोर अस्थियां और कोमल अस्थियां, जैसे कि इनके नाम से ही देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है अस्थियों का संगठन। एक अस्थि में कितना जल होता है? 25% जल होता है, 75% ठोस पदार्थ होते हैं, 75% क्या होता है? ठोस पदार्थ होते हैं। और ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। जो अस्थि कोशिकाओं के बीच में स्थान मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जैसे बोन्स में 25% जल हो गया, और ये वो बनाया हुआ है चार्ट के, ठोस 75% हो गया, कार्बनिक 30%, अकार्बनिक 45%। कार्बनिक में क्या आ जाता है? मुख्यतः प्रोटीन आ जाता है, और अकार्बनिक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आ जाते हैं। इसके बाद आती है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है? यानी अस्थि की केंद्रीय मेडुलरी नलिका में तथा सुशिर अस्थि के बीच रिक्त स्थानों में कोशिका में, वाहिका में ऊतक विद्यमान रहते हैं। इन्हें अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा की संरचना कैसी होती है? जालीनुमा संरचना होती है, जो हमारी स्किन के अंदर पाई जाती है। कैसी होती है? जालीनुमा संरचना होती है। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, और येलो बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कैसी होती है? जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं तथा उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जो लाल अस्थि मज्जा है उसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं तथा उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता अधिक होती है, जिससे इन्हें लाल रंग मिलता है, इसलिए इन्हें लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। ये लाल रंग की होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। जो पीली अस्थि मज्जा है यानी येलो बोन मैरो है, इसमें वसा तथा रक्त कोशिकाओं के साथ साथ रेटिकुलर ऊतक अधिक रहते हैं, जिसके कारण इनका रंग पीला हो जाता है। इनमें सफेद रक्त कोशिका यानी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है? बनती है, और RBC का विनाश रेटिकुलर एंडोथेलियम कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है विनाश? RBC का रेटिकुलर एंडोथेलियम कोशिका के द्वारा RBC का विनाश होता है, रेड ब्लड सेल्स का विनाश होता है। नेक्स्ट है कि अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स भी बनती है। एंटीबॉडी भी अस्थि मज्जा की एंडोथेलियम द्वारा बनती है। एंटीबॉडी भी कहाँ पे बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा में बनती है, और अस्थि मज्जा के द्वारा ही प्लाज्मा के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसके द्वारा, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उसका निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे कंकाल या अस्थि पिंजर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मानव कंकाल में 206 अस्थियां होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसमें कंकाल का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन के आधार पर पूरे कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में मैंने बताया था आपको कि 80 अस्थियों का समावेश होता है। कौन कौन सी होती है? खोपड़ियों में होती है 22 अस्थियां, कान में होती है 6 अस्थियां, गले में होती है 1 अस्थि जिसे बोलते हैं हाइड बोन यानी कंठास्थि, कशेरुका दंड में होती है 26 अस्थि और वक्ष में होती है 25 अस्थि। तो टोटल कितनी हो जाती है? 80 अस्थियां हो जाती है। इसके बाद उपांगीय कंकाल, इसके अंतर्गत शरीर की ऊपरी भुजा यानी स्कंद मेखला पेक्टोरल ग्लिडर द्वारा धड़ के कंकाल से जुड़ी होती है। स्कंद मेखला के नीचे प्रत्येक भुजा में बाहु, अग्रबाहु तथा हाथ का कंकाल होता है। उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है? 126 होती है। कितनी हो गई टोटल? 206 हो गई, 80 अस्थियां। अक्षीय कंकाल में उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और उपांगीय कंकाल को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितनी होती है? 126 अस्थियां होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा अक्षीय कंकाल में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि एक कितनी अस्थि होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कपाल में मैंने आपको कपाल की अस्थियां
ट्रिक के माध्यम से याद कराई है, आप पिछले क्लास देख सकते हैं उसे याद करने के लिए। कपाल में होती है हमारी 8 अस्थियां, खोपड़ी में हमारी 22 अस्थियां है जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। 8 अस्थियां हमारी कपाल में, 14 अस्थियां हमारी फेस में यानी चेहरे में। 8 अस्थियां कौन कौन सी होती है? फ्रंटल, पैरेटाइल, टेम्पोरल, इथेमोइड, स्फेनोइड, ऑक्सीपिटल। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, OTPSEF से याद रखेंगे, 111 122 से याद रखेंगे कि कितनी अस्थि होती है, ये हमारी संख्या में कितनी होती है, 1 होती है या 2 होती है। इसके बाद आती है चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां 14 अस्थियां होती है, मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, नेजल, इंफीरियर, पैलेंटाइन, मैंडिबल, वोमर। मैंने इसे भी ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया है कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। इसमें सारी जो फेस बोन है वो सारी आ जाती है। कितनी है? ऊपर वाली 2-2 है और लास्ट की जितनी भी बची हुई है, ऊपर वाली 1-1 है और लास्ट वाली 2-2 है, तो 14 कितनी हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक होती है हाइड बोन, और कान में होती है हमारी 6 अस्थियां। कौन कौन सी होती है? 2 होती है मेलियस, 2 होती है इनकस और 2 होती है स्टेपस। मेलियस हमारी ऊपरी परत में पाई जाती है, इनकस हमारे कान के मध्य वाले भाग में पाई जाती है, और स्टेपस हमारी सबसे छोटी अस्थि होती है जो कान के आंतरिक भाग में, आंतरिक परत में पाई जाती है। इसके बाद आती है मेरुदंड या कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती है? तो टोटल होती है 26 अस्थियां। 7 होती है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे में, ठीक है, 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्रे में, 5 होती है लंबर वर्टिब्रे में, ठीक है। इसके बाद एक सैक्रम होती है और एक कोक्सीजियल होती है। कौन सी होती है? कोक्सीजियल। फिर आ जाती है वक्स में कितनी अस्थियां होती है? 24 अस्थियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां, यानी 24 पसलियां होती है जिन्हें जोड़ी में बोलते हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती है, और एक होती है हमारी स्टर्नम, तो 25 अस्थियां हो जाती है हमारे वक्स में। इसके बाद आता है हमारा उपांगीय कंकाल। वो सारी क्लास हमने एक आधे घंटे की कई सारी क्लास में वो कंप्लीट किया हुआ है। क्या? अक्षीय कंकाल तक हमारी कितनी भी चेहरे तक की अस्थियां है, वक्स में 25 और फिर मेरुदंड में, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। उपांगीय कंकाल में मैंने जैसे आपको बताया कितनी अस्थियां होती है? 126 अस्थियां होती है, ठीक है। तो जो ऊपरी भुजा है, ऊपर वाला भाग है, उसमें कितनी होगी? 64 अस्थियां होती है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले होती है हमारी स्कंद मेखला या पेक्टोरल ग्लेडर बोलते हैं। उसमें 2 हमारी स्कंद फलक अस्थि होती है जिसे बोलते हैं स्केपुला, 2 होती है क्लेविकल। फिर भुजा में, आर्म में हमारी 2 अस्थियां होती है, जो कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। उसके बाद अग्रबाहु यानी 4 आर्म, ये आगे वाली जो भुजा होती है, इसमें कितनी अस्थियां होती है? 2 होती है अल्ना, 2 होती है रेडियस। कितनी होती है? 4 अस्थियां होती है, 2 होती है अल्ना, 2 होती है रेडियस। इसके बाद आ जाती है कलाई। कलाई में कितनी अस्थियां होती है? 16 अस्थियां होती है, 16 जिन्हें क्या बोलते हैं? कार्पल अस्थियां बोलते हैं। और हाथ और उंगलियों में कितनी होती है? 10 होती है मेटाकार्पल, ठीक है। और 5-5 दोनों हाथों में कैसे हो गई? 10 हो गई मेटाकार्पल, और 28 हो जाती है फ्लेंजिज। 14 एक हाथ में 14 और दूसरे हाथ में भी 14, तो 28 कितनी हो जाती है? फ्लेंजिज हो जाती है, जो हाथ की उंगलियों में होती है। और 10 हो जाती है मेटाकार्पल, जो दोनों हाथों में 5-5 होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे निम्न भुजा यानी नीचे वाली भुजा में कितनी अस्थियां होती है? 62 होती है। उसमें कितनी थी? 64, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे पेल्विक ग्रिडल में कितनी होती है? 2 अस्थियां होती है। थाई में होती है फीमर 2, पटेला 2 ही तो होगी, जब 2 पैर है तो 2 ही तो होगी, ठीक है। इसके बाद हमारी टांग में कौन सी होती है? टीबिया 2 होती है, फिब्यूला 2 होती है, टखना, एंकल में कितनी होती है? 14 अस्थियां होती है जिन्हें बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। और जो हाथों की उंगलियां, उसे हाथ वाली जो अस्थियां है उसे क्या बोलेंगे? कार्पल्स। इसे बोलेंगे टार्सल्स, याद रखेंगे। पैर एवं उंगलियों में मेटाटार्सल कितनी होती है? वो मेटाकार्पल थी, ये मेटाटार्सल है, 10 होती है। और फ्लेंजेज कितनी होती है? 28 होती है। दोनों पैरों में 5-5 होती है मेटाटार्सल, और 14 होती है फ्लेंजेज, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी, ये क्लियर नहीं दिख रहा, ये कपाल की अस्थियां हैं, ये हम पढ़ चुके हैं तो इन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ये सारी अस्थियों के नाम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने 8 अस्थियां आपको कंप्लीट कराई है, तो इससे आगे चलते हैं। झरझरा अस्थि, ये सारी चेहरे की अस्थियां, ये हम सारी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। चेहरे की अस्थियां, हाइड बोन,
ये हाइड बोन होती है। कंठास्थि, ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, नासासुक्तीय अस्थिया तक, ठीक है। कान की अस्थियां भी हमने पढ़ ली है, एक बार देख लेते हैं। हाइड बोन, ये अंग्रेजी के अक्सर यू के आकार की या घोड़े के नाल के समान अस्थि होती है। यह कंठ में जीभ के नीचे और स्वर यंत्र के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पे होती है? जीभ के नीचे और स्वर यंत्र जहाँ से हम बोल रहे हैं उसके ऊपर स्थित होती है। यह किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती, केवल लिगामेंट्स और मांसपेशियों द्वारा जीभ को सहारा देती है। किसी भी अस्थि से जुड़ी नहीं होती, लिगामेंट और मांसपेशियों के मसल्स के द्वारा जीभ को सहारा देती है। जिससे हम बोल रहे हैं ना, ये जो लपड़ लपड़ जीभ चल रही है, किसके द्वारा चल रही है? ये इसी के द्वारा, लिगामेंट्स और मांसपेशियों ने सहारा दे रखा है, तब चल रही है, ठीक है। और बोलने एवं निगलने वाली पेशियों से जुड़ी रहती है। कौन सी पेशियों से जुड़ी रहती है? किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी रहती, बल्कि मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। बोलने वाली और निगलने वाली मांसपेशियों से जुड़ी रहती है, हाइड बोन, ठीक है। इसके बाद आती है कान की अस्थियां, 6 अस्थियां होती है। मध्य कर्ण गुहा में 3 जोड़ी छोटी छोटी श्रवणीय अस्थिकाएं होती है, जो कर्णपटी कला के अंतरकर्ण को ध्वनि तरंगे पहुंचाती है। मैलियस, इनकस और स्टेपीज, मैंने अभी भी बताया था। मैलियस कैसी होती है? हथौड़े के आकार की सबसे बाहरी तथा बड़ी अस्थि होती है। इसे हैमर के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हैमर के नाम से भी। दूसरी होती है इनकस या इनविल भी बोलते हैं इसे। यह अस्थि मैलियस और स्टेपीज अस्थि के बीच में स्थित रहती है, मध्य में स्थित रहती है। और तीसरी होती है स्टेपीज या स्टिरप, यह रकाबी के आकार की, स्टिरप या रकाबी के आकार की अस्थि होती है और यह सबसे अंदर की ओर स्थित होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी कौन सी होती है? स्टेपिज ही होती है। इस अस्थि का आकार सबसे छोटा होता है। ये मध्य व आंतरिक कान को मध्य व आंतरिक कान को अलग अलग करती है। यानी जो हमारा मध्य वाला कान का भाग है और अंदर वाला भाग है, उसे अलग करने का काम कौन करती है? स्टेपिज करती है। इसके बाद आती है मेरुदंड। मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? कशेरुका दंड में 26 अस्थियां होती है। वर्टिब्रल कॉलम को आम भाषा में क्या बोलते हैं? मेरुदंड या स्पाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइन भी बोलते हैं या मेरुदंड भी बोलते हैं। यह दंड की अपेक्षा में इंग्लिश के अक्षर एस के आकार से मिलती जुलती होती है तथा लचकदार अस्थि होती है। कैसी होती है? हमारी लचकदार जो अस्थि होती है, मेरुदंड किसके आकार के? मेरुदंड इसके एस के आकार की अस्थि होती है, ठीक है। जो खोपड़ी के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई तक, खोपड़ी के आधार से धड़ की संपूर्ण लंबाई नीचे तक, ठीक है, फैली होती है। ये 26 अलग अलग असमान आकृति की अस्थियों से जुड़कर बनी होती है। 26 अलग अलग आकार की असमान आकृति, जिनका आकार समान नहीं है, उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिन्हें कशेरुका या वर्टिब्री कहते हैं, जो आपस में तंतुमय उपास्थि से जुड़ी रहती है, जिन्हें इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, तथा ग्रीवा एवं धड़ के लिए एक मजबूत किंतु लचकदार सहारा प्रदान करती है। इसके बाद आती है कि वर्टिब्रल कॉलम लिगामेंट और पेशियों द्वारा व्यवस्थित रखता है। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लिगामेंट एवं पेशियों द्वारा व्यवस्थित रहता है, जो घूमने और मुड़ने में सहायक होता है। अगर हम घूम रहे हैं या मुड़ रहे हैं तो वो किसकी वजह से मुड़ रहे हैं? हमारे स्पाइन की वजह से, हमारे मेरुदंड की वजह से। तथा अन्य गतियां जो मेरुदंड के लिए हानिकारक हो सकती है, उनको सीमित रखता है। मेरुदंड शरीर का मुख्य आधार होता है और ये 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी? 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है हमारा मेरुदंड। अब कौन कौन सी कितनी अस्थियां होती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री, ग्रीवा में होती है हमारी 7 अस्थियां। थोरेसिक वर्टिब्री में होती है हमारी 12 अस्थियां। लंबर वर्टिब्री में हमारी 5 अस्थियां। सैक्रल वर्टिब्री यानी 5 अस्थियां जुड़कर क्या बनाती है? एक बनाती है सैक्रम। और कोक्सीजियल 4 अस्थियां जुड़कर बनाती है एक कोक्सीजियल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेरुदंड के प्रमुख कार्य। जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारा स्पाइन है, उसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे। मेरुदंड के कार्य क्या हो जाते हैं? यह शरीर, सबसे पहला कार्य है, शरीर को मुख्य आधार प्रदान करता है। अगर हम खड़े हुए हैं, अगर मैं आपके सामने सीधी खड़ी हुई हूं तो किसकी वजह से? मेरुदंड की वजह से, स्पाइन की वजह से। अगर वो ही आपने सुना होगा ना कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, मेरुदंड टूट जाती है, तो इंसान सीधा भी खड़ा नहीं हो पाता। मतलब ये मान लीजिए उसका अब आधार क्या होता है? स्पाइन ही होती है। व्यक्ति के शरीर का, मानव के शरीर का आधार क्या होता है? स्पाइन होता है। अगर वही काम नहीं करेगा तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारे शरीर का मुख्य आधार होती है।
इससे सबसे पहले क्या है कि ये हमारे शरीर को मुख्य आधार प्रदान करती है। यह कंकाल तंत्र की मुख्य अक्ष होती है जिससे अस्थियां जुड़ी होती है। इससे हमारे कंकाल की सारी अस्थियां जुड़ी होती है, बीच में होती है एस के आकार की, इससे सारी अस्थियां जुड़ी होती है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। मेरुदंड में विशेष वक्रता होने के कारण बिना संतुलन सिर पर अधिक बोझ धारण किया जा सकता है। अगर हमारा मेरुदंड बिल्कुल सही है तो हम अपने सिर पर बोझ अधिक धारण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरुदंड में प्रत्यास्थ अस्थियां विशेष वक्रता होने के कारण कूदते व दौड़ते समय लगने वाले धक्कों से सिर सुरक्षित रहता है, क्योंकि सिर मेरुदंड पर मजबूती से आधारित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है मेरुदंड में कोमल मेरु रज्जु यानी सॉफ्ट स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। जो हमारा मेरुदंड है उसमें कोमल मेरु रज्जु यानी सॉफ्ट स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित रहता है, सुरक्षित रहता है। मेरुदंड विभिन्न मांसपेशियों व अस्थि तंतुओं के जुड़ने का प्रमुख आधार होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा वक्ष यानी वक्षीय गुहा। वक्ष अर्थात छाती, चेस्ट। वक्ष अर्थात क्या होता है? छाती यानी हमारी चेस्ट। इसमें अक्षीय कंकाल का एक भाग है। जो वक्ष है वो हमारे अक्षीय कंकाल का एक भाग है जो अस्थियों एवं पसलियों से मिलकर बना हुआ शंख के आकार का पिंजरा है। कैसा? शंख के आकार का एक पिंजरा है वक्ष, जो किससे बना हुआ है? हमारे अस्थियों से बना हुआ है, अस्थियों एवं पसलियों से बना हुआ है। वक्षीय कंकाल पीछे से 12 थोरेसिक वर्टिब्री, अभी मैंने बताया था वक्ष में कितनी होती है थोरेसिक वर्टिब्री, 12 थोरेसिक वर्टिब्री के कायो एवं कायो यानी बॉडीज, काया बॉडी बोलते हैं ना, काया एवं अंतरकोशिकीय डिस्क तथा सामने से उरोस्थी यानी स्टर्नम तथा 12 जोड़ी पसलियों यानी रिब्स व 12 पसरुका उपस्थियों यानी कोस्टल कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है। हाथ से बनी हुई पीडीएफ है तो आप एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। जिसका निचला भाग ऊपर के भाग से चौड़ा होता है तथा पिछला भाग सामने के भाग से अधिक लंबा होता है। इसके बाद आता है हमारा वक्षीय पिंजरा। क्या होता है? तो वक्षीय पिंजरे में यानी थोरेसिक केज में क्या होता है? हृदय, फेफड़े तथा कुछ उदर अंग यानी पेट के अंग, उदर यानी पेट, स्टोमक, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की रक्षा करता है। वक्षीय पिंजरा हृदय, फेफड़े तथा कुछ उदर अंगों यानी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की रक्षा करता है। यह स्कंद मेखला यानी पेक्टोरल ग्लिडर तथा बाह की अस्थियों को सहारा देता है, ठीक है। क्या देता है? बाह की अस्थियों को सहारा देता है। नेक्स्ट आ जाता है उरोस्थी यानी स्टर्नम। स्टर्नम या छाती की अस्थि वक्ष के ठीक मध्य में सामने की ओर तथा त्वचा के ठीक नीचे अवस्थित एक चपटी अस्थि है। इसका आंतरिक एवं बाह्य 2 सतह होती है। इसे पसलियों के कार्टिलेज जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? इससे पसलियों के कार्टिलेज जुड़े होते हैं। लाइट चली गई है, शायद ये हमारा बंद होने वाला है। चलिए आ गई लाइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लाइट चली गई थी, क्लास पूरी भी होने वाली थी। बाकी जो बचा हुआ है उसे हम कल की क्लास में रखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैं बोलती हूँ कि सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप हमारे परिवार को बड़ा कीजिए। हमारे नहीं, अपने परिवार को। ये आपका अपना परिवार है स्वाध्याय श्री, ठीक है। तो जितना भी आप शेयर करेंगे उतने ही हम लोगों को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।